हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल के वर्षों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अधिनियम का उद्देश्य वन निवासी जनजातियों को पारंपरिक वन अधिकार देना है। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत जनजातियों को वन संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य वन निवासी जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देना है। अतः कथन एक सही है। इस अधिनियम के तहत उन्हें वन भूमि पर निवास, खेती और वन उत्पादों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है ताकि उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके। इस अधिनियम के तहत वन संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। गौरतलब है कि यह अधिनियम केवल आजीविका और पारंपरिक उपयोग तक सीमित है ताकि वनवासियों के अधिकार संरक्षित रह सकें और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सांगयांग ग्यात्सो पीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांगयांग ग्यात्सो 6वें दलाई लामा थे जिनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुआ था। दूसरा कथन है, यह शिखर अरुणाचल प्रदेश के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान जिसने शिखर तक अभियान का संचालन किया रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। 6वें दलाई लामा सांगयांग ग्यात्सो का जन्म 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुआ था। अतः कथन एक सही है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की एक टीम द्वारा 6383 मीटर ऊंची सांगयांग ग्यात्सो पीक पर चढ़ाई करने के क्रम में खड़ी बर्फ की ढलानों, हिम दरारों एवं 2 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर का सामना करना पड़ा। यह चोटी अरुणाचल प्रदेश के हिमालय की गोरीचेन श्रेणी में स्थित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, यह महोत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति निलयम जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया गया दक्षिण भारत में एकमात्र राष्ट्रपति निवास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, या विकल्प डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं किया गया था। यह हैदराबाद के सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में आयोजित किया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। यह महोत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति निलयम वास्तव में दक्षिण भारत में एकमात्र राष्ट्रपति निवास है। अन्य 2 राष्ट्रपति निवास दिल्ली और शिमला में स्थित हैं। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प बी सही है। हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र में उद्घाटन किए गए ऑक्सीजन बर्ड पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित एक पारिस्थितिकी पहल है। दूसरा कथन है, पार्क को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिकृति तथा स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य मध्य भारत के दुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों को संरक्षित करना है जिनमें भारतीय बेल और वन की संकटग्रस्त येलो फ्लेम शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया, न कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर की गई एक पर्यावरणीय पहल का हिस्सा है। अतः कथन एक सही नहीं है। पार्क को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिकृति के लिए विकसित किया गया है जो स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य मध्य भारत की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों जैसे कि सुभेद्य भारतीय बेल, गमकराया और वन की संकटग्रस्त येलो फ्लेम को संरक्षित करना है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प बी सही है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवंत संविधान की अवधारणा के बारे में सही है? पहला है इसका आशय कि संविधान की व्याख्या सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है भारतीय संविधान कठोर प्रकृति का है क्योंकि इसमें केवल संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित रखते हुए संशोधन की अनुमति दी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। जीवंत संविधान का आशय है इसकी व्याख्या बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। इससे संवैधानिक न्यायालयों को समय के साथ उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों के लिए न केवल समाधान ढूंढने में सहायता मिलती है बल्कि इससे संविधान की प्रासंगिकता बनी रहती है। अतः कथन एक सही है। भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर दोनों ही प्रकृति का है। इससे संविधान के मूल ढांचे में स्थिरता बनाए रखते हुए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है। मूल सिद्धांतों, जिन्हें मूल ढांचा के रूप में जाना जाता है, को संरक्षित करने के लिए कुछ सीमाओं के साथ इसमें संशोधनों की अनुमति दी गई है। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता का आकलन करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है। दूसरा कथन है कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक विकास के कारण भारत एशिया पावर इंडेक्स 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया एशिया पावर इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर की स्थिति का एक वार्षिक माप है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों का मूल्यांकन करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है और भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प डी सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है L69 समूह द्वारा विकासशील देशों के लिए एक रोटेशनल स्थायी सदस्यता प्रणाली का समर्थन किया जाता है। दूसरा कथन है एजुल्विनी सर्वसम्मति के आधार पर C10 समूह की मांग है कि अफ्रीका को वीटो की शक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी सीटें प्राप्त हो। तीसरा कथन है G4 देश अपने लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करना चाहते हैं लेकिन वीटो की शक्ति संबंधी सुधारों का समर्थन नहीं करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल तीन, या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। L69 समूह वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने तथा जवाबदेही और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यता के विस्तार पर केंद्रित है, लेकिन इसके द्वारा विशेष रूप से रोटेशनल स्थायी सदस्यता प्रणाली पर बल नहीं दिया जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। C10 के समर्थन वाली एजुल्विनी सर्वसम्मति का उद्देश्य अफ्रीका को वीटो शक्ति के साथ 2 स्थायी सीटें और 5 गैर स्थायी सीटें प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करना है। अतः कथन दो सही है। G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के साथ साथ वीटो पावर से संबंधित सुधारों का समर्थन करते हैं। ये सदस्यता तथा वीटो उपयोग दोनों में सुधार के साथ अधिक न्यायसंगत UNSC की वकालत करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प बी सही है। ग्लोब ई नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्लोब ई नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन के दौरान G20 पहल के तहत की गई थी। दूसरा कथन है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC ग्लोबई नेटवर्क के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन है विदेश मंत्रालय ग्लोब ई नेटवर्क के समन्वय हेतु भारत का केंद्रीय प्राधिकरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ग्लोब ई नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसे वर्ष 2020 से भारत के प्रबल समर्थन के साथ G20 पहल के तहत शुरू किया गया था। अतः कथन एक सही है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय ग्लोब ई नेटवर्क के सचिवालय के रूप में कार्य करने के साथ अपने सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। भारत में ग्लोब ई नेटवर्क के समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि गृह मंत्रालय जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण है। CBI और प्रवर्तन निदेशालय इसके सदस्य हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना की सिफारिश बोहरा समिति ने की थी। तीसरा कथन है, यदि सामान्य सहमति रद्द की जाती है तो सीबीआई को प्रत्येक जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी होती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कार्य करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। जांच के संबंध में सीबीआई सामान्य और विशिष्ट प्रकार की सहमति के तहत कार्य करता है। जब कोई राज्य संबंधित अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति प्राप्त करता है तो सीबीआई को राज्य में जांच के क्रम में हर बार नई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि सामान्य सहमति रद्द कर दी जाती है तो सीबीआई को प्रत्येक जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। विशिष्ट सहमति के बिना सीबीआई अधिकारियों को उस राज्य में कार्य करते समय पुलिस कर्मियों के समान शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। दूसरा है, वह पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। तीसरा है, उन्होंने मैं नास्तिक हूं नामक पुस्तक लिखी। उपयुक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? विकल्प ए लाला लाजपत राय, विकल्प बी राजगुरु, विकल्प सी भगत सिंह या विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने जालियांवाला बाग में हुए नरसंहार को देखा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल हुई और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1926 में भगत सिंह ने की थी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को संगठित करना था। भगत सिंह पुलिस की बर्बरता के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध के रूप में वर्ष 1928 में पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1929 को बीके दत्त के साथ मिलकर दमनकारी ब्रिटिश कानूनों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में मैं नास्तिक क्यों हूं, जेल डायरी और अन्य कृतियां समाजवाद तथा क्रांति का समर्थन करने वाले कई राजनीतिक घोषणा पत्र शामिल हैं। अपनी प्रारंभिक रचना विश्व प्रेम में भगत सिंह ने समानता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भूख और युद्ध से मुक्त एक ऐसे देश की परिकल्पना की जो मानव जाति और राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे हो, अतः विकल्प सी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कुमकी हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथी हैं। दूसरा कथन है, ये घायल जंगली हाथियों का पता लगाने, उन्हें बचाने एवं उनके उपचार में सहायता करने के साथ उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगाने में सहायक है। तीसरा कथन है, तमिलनाडु ने हाल ही में 62 कुमकी हाथियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।